मेरे पास हाँ ऊपर क्या है, इस पर क्या बोलने वाला हूँ, तो सब संदर्भ कलेक्शन क्या है। हाँ ये एक संदर्भ बताता मैं आपको। कश्मीर में सब अपना ही राज्य था। ये देखो, वासुकीनाथ का निवासी कश्मीर में कमलेश की चोटी पर था। तक्षशिला का निकटतम संबंध कश्मीर घाटी से है, जो करकोटा नाथ का निवास स्थान था। लोहारा राज परिवार जो अपनी उत्पत्ति सातवाहन से बताता है। करकोटा गोलंदा नागपाल भद्रवाह या राज परिवार भी ऐतिहासिक युग में कश्मीर पर राज करते थे। यह वंश राजा जो है भी नाग पूजक बताए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम सब नाग द्रविड़ या नागवंशीय लोग हैं। नागवंशीय नागपाल का कोई समझता है कि नागवंश के नाग इंसान को जन्म देता है क्या। लेकिन ये जो नाम बताया मैंने, लोहारा, गोनंदा, करकोटा और राजपाल, ये वंश है। इस वंश में बहादुर राजा होके गए, इसलिए हम नागवंशीय करके कहते। इनको तो राजा जो नागपाल था, वो नागपाल राजा के वंश के हैं, इसलिए नागवंश कहा जाता है। तो इस प्रकार से कई बातें जो है कि ये बंजारा समाज बंजारा समाज है पूरे विश्व में फैला हुआ है। और वो जात धर्म, कोई कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ये कोई मानता था नहीं। वो मानवतावादी थे। अगर वो यहाँ पर रहता तो बातें होती, लेकिन बाहर देशों में रहने की वजह से उनको तो वहां की परिस्थिति के अनुकूल रहना पड़ा। उनको अगर लड़की नहीं मिलती तो वो किसकी भी लड़की लेते होंगे। अपने लड़की को कोई मिलता नहीं होगा तो किसको भी देते होंगे। 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल वो अगर बाहर रहते थे पूरे विश्व में। यहाँ से पहला यानी व्यापारी, विश्व प्रसिद्ध व्यापारी अगर कोई है तो बंजारा है। विश्व प्रसिद्ध दुनिया में व्यापार करने वाला। और ये जो रास्ते जो है बताए, ये सब रास्ते बुद्ध के जो भिक्षु थे, इन भिक्षुओं को लेके, इन भिक्षुओं को साथ में लेके इन्होंने व्यापार किया है पूरे विश्व में। तब इन भिक्षुओं को रास्ते मालूम हुए हैं। उनको कौन बताने वाला था कौन से देश का कौन सा रास्ता है। ये केवल बंजारों को ही मालूम था विश्व के सभी रास्ते। तो ये भिक्षु को लेके गए। इसलिए जो बौद्ध धर्म कहते हैं, धर्म नहीं वो धम्म है। बौद्ध धर्म यह विश्व में फैला हुआ है। और इस धम्म का जो बेस है वो बंजारा संस्कृति है। क्योंकि बंजारा संस्कृति पहले मैं बोला ना, वो जातिवादी वर्णवादी नहीं थी। वो निसर्ग पूजक थी, पितृ पूजक, मातृ पूजक थी, पितृ नहीं, मातृ पूजक थी, पूर्वज पूजक थी, पशु पूजक, पूजक नहीं वंदक। पूजा नहीं, पूजा का शब्द अलग होता है, अर्थ अलग होता है, और वंदन का अर्थ अलग होता है। पूजा बोले तो नारियल, खोबरा, थाली और कुछ देना और दान दक्षिणा देना। वंदन का मतलब है सिर्फ आदर प्रकट करना, महान विभूति जो होते गए उसको नमन करना कि हाँ आपके पथ से, आपके मार्ग से चलेंगे। तो ऐसा है। अरे पूजा बोले तो सब पूजा, मंदिर, तीर्थ क्षेत्र सब जो बने हुए हैं, ये बहुजन समाज को लूटने के लिए, लूट कर हमारा बैठ कर खाने के लिए। आप सब देख रहे तो आप यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ। हाँ हाँ, बातें बहुत है, यानी दिन भर में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जहाँ पर सभी लोग महानुभाव आए हुए सबको बोलने अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मैं इतनी बातें बताते यहाँ पर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। सर क्वेश्चनिंग भी है तो तुम प्लीज नोट कर लो। वनूर प्रश्न पर તમને કઈ क्वेश्चनिंग भी है। हाँ यस सर। अपना धर्म नहीं है, जो आर्य आने के पूर्व कोई धर्म नहीं था। इस सिस्टम के बाद में सब धर्म आए हुए हैं। हर धर्म में जात, ऊंच नीचता, वर्ण व्यवस्था, ये सभी बातें हैं। हम घाटीवादी है। घाटी बोले तो समाज को विकास की ओर ले जाने वाले जो सामाजिक नियम है, कल्याणदायी है, उसको क्या बोलते हैं, संवर्धनशील है, सबको न्याय देने वाले नियम जो है वो आते हैं। किसी का शोषण करना, ऐसा कुछ भी करना और वो फंसा के अपना जीवन बिताना, ऐसा नहीं है। न्यायिक पद्धत जो है, पंचायत पद्धत जो है, यह विश्व की पहली यह है
इस नायक और पंचायत इसके ऊपर प्रथा पे या इसके ऊपर ही आज की पूरी लोकशाही अपनी चल रही है। गांव का क्या बोलते तुम गांव, वो अपना नायक ही करता था। नायक सब कुछ पंतप्रधान था कांडे का, वो किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता था, खुद के बच्चों को भी वहाँ फांसी देता था अगर तो गुना हुआ तो। ओके, ऐसी ओके. व्यवस्था की पहले। ઓકે સર સર મઉજેકણા આપણે શેર સારું એક વાત ध्यान करून कुचू यारमाई थोडा राऊंड वी आहे सर, कारण काही सर सुरुवातीन मनक्यानं खुले सारू आपण म्हणून काही थांबाडे लगे तो ओपच खुले नाही जेथे आपण क्वेश्चनिंग का किदे सुरुवातीन क्वेश्चनिंग यार सर करना की के प्रथम बोलो ठीक छ काही लोक ऊपर बोले नाही तो आपण दुसरे राऊंड आहे मग स्पेसिफिक प्रश्न आणि स्पेसिफिक आन्सरला म्हणजे काय रज वो मन क्या एक खुल गोनी तो वो मन क्या बोलतो बोलतो बोलेर वगैरे में रज हेड बेसो नाही नाही परवानगी छे नाही हेड बेसो सामळो सामळो हेड बेसो बाकी बाकी बोले वाळ लोक हेड बेसो आतो से वक्तावून मन विनंतीचं वचारी लोकून शक्यतोर पॉइंट एप बोलायला प्रयत्न करो पण पॉइंट एप समजावून नच बोलणं तो आपण दुसरे राऊंड में स्पेसिफिक क्वेश्चन आणि स्पेसिफिक आन्सरला दुसरे राऊंड आहे म्हणून वर नंतर आजी एक बात केनी एखादी मुद्दा पर ऑब्जेक्शन विय तुम्हारा विनंतीचं मार म्हणजे हमार समिती वडी ती विनंतीचं आखी वो व्यक्तीर नाम न लेता फक्त वो मुद्दा परच बोले रहो समजा अब प्राध्यापक पंडित चव्हाण सर एखादी मुद्दा जर आवडो नवी है किंवा ऊपर तुमने कमेंट करेल तो वो फक्त मुद्दा पर बोले रहो वो बोले करन बोले नहीं तो मुद्दा पर तुमने काही पर्यायी तमारकन काही एक्सप्लेनेशन विय तरच बोले रहो नाही तो एखादी मुद्दा तुमने आवडरो कोणी करन वर रिजेक्ट करेल कोणी किंवा वर विरोध कोणी करेल તમને એખાદી મુદ્દા જર આવડરો ન હિય તો કા કોની આવડરો એ સ્પષ્ટીકરणे સહ पर्याय देतानीच वपर बोलेरो म्हणजे एखादी मुद्दा निस्तू विरोध करे છે જા આમાં અંગેર જે વચારી वो दिगंबर राठोड साहेब खऱ्या अर्थी महाराष्ट्रामध्ये एक सामाजिक चळवळ सुरुवात जे व्यक्ती किदो आणि एक लारे 20-25 साले ती चिंतन मंथन करतोरच आणि आज भी वो PBSP नामेर एक मोमेंटम सक्रिय छ मग दिगंबर राठोड साहेबांनी विनंती करू चुकी वो आपण 15 मिनिटे में हे जे आपण 10 मुद्दाचं ओपर शक्यतोवर बोलायला प्रयत्न करणं हाँ 15-5 पंडित तर 10 मिनिट कमी हे घ्यायचं मग लगा ते बोलली आणि हरकत नाही. मला वाटत मला माहिती आवाज तो आज हमारे स्थान सद्गुरु जवाहरलाल महाराज जेरो आदर्श हमने आज मंचाकरण एक ठिकाणी देशाने संधी दिनो असे वसंतरावजी नाईक यांना अभिवादन करून त्यानंतर 7 जे आहे आज हमारा कार्यक्रम में उपस्थित आणि वो आपके भी समझ उन्होंने भी अभिवादन करून खाली आपलं आता जमे हुए खाली सहकारी मग साथी किंवा ये शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूँ सहकारी अगर कोऑपरेशन नहीं है हमारे अंदर तो हम आज का भी मीटिंग नहीं कर सकते करके मैं सहकारी बोल रहा हूँ कोऑपरेट सहकारी हो जैसे अभी गहर आठवण सर ने बोला कि लोग पढ़ते नहीं हैं सुनते नहीं हैं समझते नहीं हैं ये उनकी खंत है और मेरे जो दो वक्ता ने जो हमारे सामने हमारा इतिहास रखा है वो कहाँ तक हमें डाइजेस्ट होगा या उसके बारे में हम सोचेंगे और थिंकिंग करेंगे ये बड़ा गहन क्वेश्चन है हमारे सामने क्योंकि हम थिंकिंग नहीं करते हम थिंकिंग नहीं करते नो ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ सत्य को सत्य कहो और असत्य को असत्य को और ये सत्य
अब असत्य कैसा है इसमें से हम थिंकिंग करते हैं कि ये सोचने का भाग है। कैसा डिसाइड करेंगे? जैसा साइंस में हम कौन सी बात कसौटी पे उतार के लेते हैं, उसी तरह जो जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें समझ के हमारे कसौटी के ऊपर कसना चाहिए, जिसको हम थिंकिंग करने के बाद ही वो बातें हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो थिंकिंग नहीं करता या विवेक नहीं करता वो धर्मांध होता है। जो थिंकिंग नहीं करता वो धर्मांध होता है। जो विवेक कर नहीं सकता वो मूर्ख होता है। जो सोच नहीं सकता, विवेक नहीं कर सकता, वो मूर्ख होता है। और जो विवेक करने की हिम्मत नहीं करता, धड़स नहीं करता, वो गुलाम होता है। विवेक यानी थिंकिंग। थिंकिंग यह एक बहुत बड़ी स्किल है। हाउ टू थिंक, विचार कैसा करना चाहिए। तो आज के सब्जेक्ट के बारे में मैं तो 10-11 सब्जेक्ट थे आज के, उसके बारे में डिटेल बोलने के लिए तो नीरज जी ने बताया है कि भाई कितने घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो मैं इन सब मुद्दों को जैसा उसमें बहुत सारा अर्थ आ जाएगा, इस हिसाब से कुछ बातें रखूंगा। साथियों, मैं जानबूझ के पहला वर्डिंग यहाँ थिंकिंग का सोचा, डिस्कशन पूरी कर रहे थे, तो मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा करता हूँ। मैं पिछले हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, मगर जहां से थोड़ा फर्क हमारे पास उपलब्ध है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब वो घाटी है कि घाटी है? घाटी का घाटी तो नहीं हो गया, क्योंकि हम गोर घाटी को गोर घाटी बोलते हैं, और वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की तो सभ्यता नहीं है। इसके बारे में हमें सोचना है। घाटी बोले तो क्या है? अभी जवाहर राठौर सर और पंडित ने बता दिया है, मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिंधु घाटी में जो जो कुछ मिला है वो मैक्सिमम आज हमारे जो अवस्था है, हमारी जो पहचान है, उससे बहुत सारा मिलता जुलता है। इसके ऊपर से जवाहर राठौर सर ने ये अनुमान उन्होंने नहीं लगा, तो बहुत बड़े बड़े जो सोचने वाले लोग हैं उन्होंने लगा है कि यहाँ पहले स्टार्टिंग में जो सभ्यता थी वो सभ्यता एक मानवतावादी सभ्यता, मानवतावादी सभ्यता थी। और उस टाइम में ये हम यहाँ लोग रहते थे, मूल निवासी थे, बाहर से आए आर्य, कहाँ से आए क्या इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों ने अलग अलग तरीके बताए, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। मगर आर्य आए, यहाँ हम जो बसते थे उनको अनार्य भी कहते हैं, द्रविड़ भी कहते हैं, पनी भी कहते हैं, ये बहुत सारे नाम है, राक्षस भी कहते हैं, दानव भी। नाम हमने नहीं रखा है, लोगों ने वो नाम दिए। क्योंकि एक आप तर्क करो, हम कौन है? हम बंजारा है। क्यों भाई, कैसा है बंजारा? हम जन्म लेते हैं तो वो जो भगवान परमेश्वर ब्रह्मदेव जो कुछ आप समझते, वो सिक्का मारते भेजता है क्या नीचे कि आप गोरमाटी हो, आप ये हो, आप वो हो, आप ये हो। ये तुम्हें जन्म देने वाले, एक उनको परमेश्वर बोलो, ब्रह्मांड बोलो, ब्रह्मदेव बोलो, क्या बोलने का है बोलो, मैं उसको नेचर मानता हूँ, मैं निसर्ग मानता हूँ। जब हमें जन्म देता है तो सिक्का तो नहीं बैठ जाता है। मैं बोलता सिंधु घाटी में क्या जाति प्रथा थी, धर्म प्रथा थी क्या उस टाइम में? कुछ भी नहीं था। हम मानवता के हिसाब से रहते थे और हमारी एक विचारधारा थी, घाटी थी, जिसको हम आज के हिसाब में लोकशाही जैसे जो आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करती है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय, इन मानवीय मूल्यों के आधार पर, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय, इन मानवीय मूल्यों के आधार पर जो लोकशाही है, ये लोकशाही के अंदर जो साधन निर्मित करेंगे
वो निर्मित साधनों का सदुपयोग करके बहुजन सुखाय बहुजन हिताय ये समाज व्यवस्था उस टाइम चल रही थी। इतना तो मान्य है। जब सिंधु घाटी थी, ये मान्य है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये सिंधु घाटी के लोग आगे चल के ये कल्पना करो, आज ये बाहर से आए, उस टाइम हम कबीलों में रहते थे, कबीले कबीले बना के रहते थे। उनकी एक टोली आई, पहले कबीले के साथ उसका मुकाबला हुआ, पहले कबीले के साथ उसका मुकाबला हुआ, युद्ध हुआ। उसमें वो जो तरबेज लोग थे, आर्य लोग, उनके पास शस्त्रास्त्र थे, घोड़े पे बैठ के आते थे। हम तो सादा उस टाइम में हमारी अवस्था क्या थी बोलने की जरूरत है। उन्होंने एक टोली को हरा दिया, पहली टोली उनको हरा के अपने कब्जे में कर दिया, क्योंकि पहला संघर्ष बहुत कड़ा हुआ, ऐसा कहीं पकड़ा। उनको हरा दिया, अपने में कब्जे में ले लिया, बंदिश कर दिया, मजबूर कर दिया, उनको गुलाम बना दिया। फिर दूसरी टोली और उनके टोली का मुकाबला हुआ। ये टोली ने भी लड़ने की कोशिश की, खूब लड़ाई की, मगर उनको दिखने लगा कि नहीं, ये हमें नहीं मानने वाले हैं। तो ये लोग उनकी इसमें पकड़ में नहीं आए, जंगलों में भाग गए, पहाड़ों में चले गए, ये बाहर बिखर गए, मगर उनके कब्जे में नहीं गए। तीसरी टोली, हमारा तीसरा कबीला, उन्होंने देखा पहले को गुलाम कर दिया है, दूसरी टोली भाग गई है, तीसरे ने सहजा सहजी शरणागति पद कर दी। तीसरे ने सहजा सहजी उनका जो कुछ कहना था वो मान लिया, उनके ये मन इसमें रहने लगे। अब उसका मैं आगे खुलासा करूंगा। मैं ये बोलता हूं कि उस टाइम में सिंधु घाटी की परंपरा ये मानवतावादी परंपरा थी और मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। ये परंपरा आगे चल के किसने चलाया, ये सोचने की बात। अभी इन्होंने बताया है कि ईस्वी सन 1750 पूर्व से बाद में धर्म वगैरह ये जो कुछ स्थापन हुए, उस टाइम में पहली बार ये परंपरा किसने चलाया, ये मानवता की परंपरा किसने उसका प्रचार और प्रसार किया। तो मैं ये सोचता हूं कि ये परंपरा तो गौतम बुद्ध के पीरियड में हुई है। ये परंपरा गौतम बुद्ध ने समानता से निभाई है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं तपस्वी बिलक के, या उस टाइम में हमारे लोगों का जो आइडियालॉजी थी वो तंतोतंत गौतम बुद्ध ने हमारे से सीखी है, वो हमारी आइडियोलॉजी है। तो उसका प्रचार किसने किया, हमारी ये धाटी का प्रचार किसने किया, गौतम बुद्ध ने किया। अभी पंडित चौहान सर ने जो बोला गौतम बुद्ध के बाद ये जो मौर्य पीरियड आता है ना, वो मौर्य पीरियड में तुम्हारे ये धाटी वाली सभ्यता का राज आया। मौर्य पीरियड का राज किसका था, किसका था, ये बंजारों का या धाटी वालों का राज था। वो पूरे भारत के इतिहास को आप खंगालेंगे, एक ही पीरियड ऐसा दिखेगा आपको, वो स्वर्ण काल करके गिना जाता है, जाना जाता है। और वो काल कौन सा है, मौर्य पीरियड। और मौर्य पीरियड ने कौन सी विचारधारा एक्सेप्ट की थी, हमारी गौर धाटी की विचारधारा। अब ये धाटी और धम्म, हम धर्म बोलते हैं, वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। धाटी की जैसी नीति है, नीति बोले तो क्या, जीवन जीने की राह, जीवन जीने का रास्ता। और धम्म बोले तो क्या है, जीवन जीने का रास्ता। मुझे कोई भी एक आदमी ऐसा सिद्ध कर दे कि धाटी में और धम्म में कुछ फर्क है, धाटी और धम्म में कुछ फर्क है, ये कोई सिद्ध कर दे, अगर वो है तो मैं मानूंगा। मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि इतना मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, मगर धाटी और धम्म एक ही है, ऐसा मेरा मत है। आगे चल के ये धाटी का क्या हुआ, ये धम्म का क्या हुआ। मौर्य पीरियड में 10 राजे हुए, लास्ट राजा था
उस टाइम में मौर्य पीरियड का आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। महान सम्राट अशोक का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम महान सम्राट अशोक को नहीं समझेंगे तब तक हमें बंजारों का इतिहास समझना बहुत कठिन है। हमें महान अशोक को समझना पड़ेगा। अब उस टाइम कैसी व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था कैसी थी, सबको जो अपने जीवन के लिए जो मूल्य आवश्यक बातें रहती है वो सब वहां समानता से मिलता था, स्वातंत्र्य था, न्याय मिलता था, भाईचारा इतना बड़ा था, वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं पड़ा। और उस टाइम में बंजारा जो बाहर निकला पूरे देश में वर्ल्ड वाइड, तो विजिलेंस का काम एक बंजारा करता था। विजिलेंस सम्राट अशोक के पीरियड में विजिलेंस का काम एक बंजारा करता था। बाद में जो तक आज जो लमान मार्ग वगैरह वगैरह है ना, ये बंजारों की देन है। ये देश को नहीं दुनिया को बंजारा की देन है, आज पूरे भारत भर में देन है। और ये बंजारा लोगों ने ही एक बौद्ध धम्म का प्रचार देशों देशों में जो किया है, बंजारा लोगों ने ही किया है अपने व्यापार के समय। तो ये बातें जानना बहुत जरूरी है। बाद में हुआ क्या, बाद में 10 राजे, लास्ट का राजा जो बृहद्रथ था, उस टाइम में जो आर्य आए थे वो वैदिक काल, उन्होंने एक अपनी घटना निर्माण की। बाद में वेदों का पहले 2-3 ही वेद थे, उसके बाद ये 10 बृहद्रथ का पुष्यमित्र शुंग, ये आर्य ने, आर्य बोले तो ब्राह्मण, वो भी उसका साला था। राजा बृहद्रथ का साला था पुष्यमित्र शुंग। अपनी बहन को राजा को दे के पिछले दरवाजे से वो अंदर घुस गया और लास्ट में सेनापति बन गया और बृहद्रथ का कपट से खून किया। और खून करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने पहले, मैं इतना डीप में तो नहीं जाऊंगा, वो महान सम्राट अशोका ने जो 84,000 स्तूप, नालंदा, तक्षशिला ऐसे जो विद्यापीठ निर्माण किए थे, ये विद्यापीठ काय के लिए निर्माण किए थे, क्या करते थे पहले, आपको टाइम ज्यादा जाएगा मगर मैं ये बोलता हूं, जो शिक्षा की पद्धति थी पहले वैदिक काल में 4 शिक्षा की पद्धति थी। कौन सी? त्रयी विद्या, अन्वीक्षिकी विद्या और दंड नीति। त्रयी बोले तो 3 वेद। तो ये बाकी की विद्या तो जनरल उस टाइम मिलती थी गौतम बुद्ध के पीरियड में, मगर अशोका के पीरियड तक ये अन्वीक्षिकी विद्या किसी को देने की अनुमति नहीं थी सिवाय ब्राह्मणों के। अन्वीक्षिकी विद्या बोले तो क्या? थिंकिंग स्किल, थिंकिंग फैकल्टी। और अशोका के पीरियड में जो नालंदा, तक्षशिला ये विद्यापीठ थे, इसमें हाउ टू थिंक ये फैकल्टी सिखाने के लिए विद्यापीठ थे। विचार कैसा कराओ ये सिखाने के लिए ये विद्यापीठ थे। और ये विद्यापीठ में भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के लोग शिक्षा लेने के ले आते थे। ये क्योंकि ये विद्या कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं मिलती थी। तो उसके पीरियड में, अशोका के पीरियड में ये फ्री में प्राइमरी टू तुम्हारा डिग्री का मास्टर डिग्री तक का ये फ्री में ही एजुकेशन था। अन्वीक्षिकी विद्या कैसा सोचना, हाउ टू थिंक, इसके लिए बाहर से लोग यहाँ पे। और जब ये बृहद्रथ का मर्डर कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने, पहला काम क्या किया होगा? पहला काम एक किया उन्होंने कि वो सुमित भार्गव, जिसका हम मनु बोलते हैं ना, उसका नाम सुमित भार्गव है, वो हेड रहा और 10-15 लोगों की कमेटी बनी। और फिर उन्होंने वो बौद्ध पीरियड में जो हमारी घाटी की जो विचारधारा थी उसको नष्ट करने का काम पहले किया। वो स्तूप नष्ट कर दिए, सब जला दिए, राख कर दिए। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिए। अशोका पढ़ना बहुत जरूरी है, अशोका का पीरियड, मौर्य पीरियड पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने हमारे से 3 बातें छीन ली। पहली बात क्या छीनी कि
हम सब आ गए उसमें। पहली बात छीनी तुम्हारी शिक्षा, किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं रहेगा। दूसरी बात छीनी संपत्ति, तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं रहेगा। और तीसरी बात छीनी शस्त्र, आप शस्त्रास्त्र नहीं रख सकते। ये तीनों बातें छीन लेने के बाद क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचो, आदमी क्यों शिक्षा ही नहीं है तो क्या वो सोच सकता है? आपको कुछ पंक्तियां महात्मा फुले की याद दिला देता हूं। महात्मा फुले ने क्या कहा? विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, आणि एवढे सारे अनर्थ त्या अविद्येने। विद्ये विना क्या गई? मती। बुद्धि नहीं बोला महात्मा फुले ने, मती बोला। मती का मतलब क्या है? एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता ही छीन ली तुम्हारी शिक्षा नहीं रहने को। अगर तुम सोच नहीं सकते तो तुम पहले जो राजा महाराजा थे ना, जो अपने राज के लिए नीति बनाते थे, वो नीति नहीं बना सकते। अगर मति नहीं है तो नीति नहीं बना सकोगे, और नीति नहीं बनाए तो तुम्हारे पास गति नहीं आएगी। गति बढ़े तो डायनेमिज्म, आगे बढ़ने की प्रक्रिया, वो नहीं बढ़ा सकते। और गति नहीं रही, तुम कुछ कर नहीं सके, तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा भाई? बीत भी चला गया। यह सोचने की वजह से विद्या के बीज। और पहले यह मनुस्मृति उस टाइम बनाई बृहद्रथ की हत्या के बाद, तो यह मनुस्मृति इज द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। किनका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? ब्राह्मणों का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, who transferred majority thinking people into unthinking people। क्या किया उन्होंने? मेजॉरिटी से जो पढ़ने सोचने वाले लोग थे, उनको ना सोचने वाले समाज में बदल डाला ये मनुस्मृति। और सिर्फ आपको इमिटेशन करना सिखाया। इमिटेशन बोले तो वो जैसा करते हैं उसका अनुकरण करो, दिमाग ज्यादा चलाओ मत। और वहां से आज तक वही